अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू ऑप्शन गायनाकोलॉजी। आज की वीडियो में हम प्रेगनेंसी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फिजियोलॉजिकल चेंजेस पढ़ेंगे। प्रेगनेंसी में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि प्रेगनेंसी जब होती है तो फीमेल की ओवरऑल बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आती हैं प्रेगनेंसी होने की वजह से, क्योंकि प्रेगनेंसी के जो हार्मोन होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। फीमेल के हार्मोन प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं और हार्मोन्स के बढ़ने की वजह से फीमेल के ओवरऑल सिस्टम में चेंजेस आता है। तो आज की वीडियो में हम प्रेगनेंसी में आने वाली फीमेल के जिस्म में तब्दीलियों के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इन्हें कहा जाता है फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है लास्ट में। तो फिजियोलॉजिकल चेंज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सबसे पहला चेंज जो होता है प्रेगनेंसी में वो क्या होता है, वॉल्यूम होम्योस्टेसिस। वॉल्यूम होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है कि जिस्म के अंदर जो ब्लड में फ्लूइड होता है, वॉल्यूम होता है, प्लाज्मा का वॉल्यूम वो बढ़ जाता है। तो कैसे बढ़ता है? फ्लूइड रिटेंशन इज द मोस्ट फंडामेंटल सिस्टमिक चेंज इन नॉर्मल प्रेगनेंसी। फ्लूइड रिटेंशन जो होता है वो एक बहुत बुनियादी चेंज होता है प्रेगनेंसी का। ये इस वजह से होता है द टोटल ब्लड वॉल्यूम इज इंक्रीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 30%। 30% ये एमसीक्यूज है आपका। टोटल जो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है वो 30% इंक्रीज होता है। द मोस्ट मार्क एक्सपेंशन अकर्स इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर वॉल्यूम विद सम इंक्रीज इन इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड। अब ये आपको कॉन्सेप्ट हम पिक्चर के जरिए समझाएंगे। ये देखो, ये एडिमा देखा है आपने? ये प्रेगनेंसी में अक्सर फीमेल्स की बॉडी में होता है। इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन ये होता है जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं और ब्लड के अंदर जो फ्लूइड स्पेस होता है वो 30% बढ़ जाता है। अब नॉर्मल जो ब्लड के कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट्स होते हैं ना, एक कॉर्पस सेल्स होते हैं जिसमें कॉर्पस सेल्स होते हैं जिसमें आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स आ जाते हैं, और एक होता है प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा हमारे पास कितने परसेंट होता है? 55% प्लाज्मा होता है और 45% कॉर्पस सेल्स होते हैं। तो आपके पास जो है, अब प्रेगनेंसी में 55%, ये 100% बन गया। अब 55% प्लाज्मा था लेकिन इसमें 30% और इंक्रीज हो जाता है। ये एक प्रेगनेंसी का नॉर्मल चेंज है, नेचुरल चेंज है जो हर फीमेल के साथ होता है। ये क्यों होता है? ये होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि माँ की तरफ से बच्चे को ब्लड सप्लाई जानी होती है प्लासेंटा के जरिए। यूट्रस को, पेल्विस को ब्लड सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा मिलनी होती है। तो ये एक नेचुरल अल्लाह पाक का निज़ाम है कि प्रेगनेंसी के दौरान खून पतला हो जाता है, उसमें जो लिक्विड का पोर्शन होता है वो बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, ताकि बच्चे की तरफ जो न्यूट्रिशनल वैल्यू रिक्वायरमेंट्स है वो अच्छे फ्लो में जाएँ, उसमें कोई रुकावट या कोई रेजिस्टेंस ना आए। तो और दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि डिलीवरी के दौरान माँ का जो ब्लड लॉस होता है तो उसमें ब्लड लॉस में माँ पीपीएच से बचती है, पोस्टपार्टम हेमरेज से बचती है। कैसे बचती है? क्योंकि जो ब्लीडिंग जाती है उसमें ब्लड के जो सेल्स हैं वो ज़्यादा वेस्ट नहीं होते, उसमें वो जो वॉल्यूम बना हुआ होता है बॉडी का वो वही ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, तो इसलिए माँ के लिए वो फिर खतरनाक नहीं होता। तो ये रीज़न है। अब ये क्या कह रहे हैं, ये स्वेलिंग और एडिमा क्यों होता है? फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाता है ना। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि ब्लड वेसल्स के अंदर ये नॉर्मल सेल है, अब इसके अंदर फ्लूइड ज़्यादा हो गया तो ये सेल की साइज भी बढ़ जाती है, ऐसा ही है। तो ये बहुत सारे सेल्स हैं, इन सेल्स के बीच में ये जो स्पेस आपको दिख रहा है, इस स्पेस को एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस कहा जाता है। अब बहुत ज़्यादा स्पेस होने की वजह से कुछ फ्लूइड जो होता है वो सेल्स का फ्लूइड वो इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में आकर रिटेन रह जाता है। बढ़ने फ्लूइड फ्लूइड रिटेंशन होती है। जब ब्लड सेल्स गुजर रहे होते हैं तो कुछ फ्लूइड यहाँ पर स्टे कर जाता है। ये फ्लूइड क्यों स्टे करता है? ये कह रहे हैं ज़्यादातर ये लोअर लेग्स में होता है। लोअर लेग्स में इसीलिए होता है कि ऊपर यूट्रस का इतना बड़ा, बच्चेदानी का इतना बड़ा वजन होता है, बच्चे का वजन, प्लासेंटा का वजन। तो उस वजन की वजह से जो बैक फ्लो होता है ब्लड का वो स्लो हो जाता है, और उस स्लो ब्लड बैक फ्लो की वजह से जो फ्लूइड होता है वो इस एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में आकर जमा हो जाता है, और फ्लूइड का इस एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में आके जमा होने की वजह से वो स्पेस बढ़ जाता है और फिर आपको यहाँ पर प्रेगनेंसी में एडिमा देखने को मिलता है जो कि नॉर्मल होता है। आई होप आपको वॉल्यूम होम्योस्टेसिस अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो
आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये सबसे पहला चेंज है, बहुत बुनियादी चेंज है, अहम चेंज है जो हर एक फीमेल में होता है। यही वजह है पेशेंट का फेस आपको हैवी हैवी लगता है, पेशेंट के हाथ पैर हैवी हैवी लगते हैं क्योंकि वहाँ पर फ्लूइड रिटेंशन होती है। नंबर दूसरा चेंज क्या है, हिमेटोलॉजिकल चेंज। हिमेटोलॉजिकल चेंज मतलब कि ब्लड की बात हो रही है, ब्लड सेल्स कॉर्पसल्स की बात हो रही है। तो वहां पर हमने फ्लूइड वॉल्यूम की बात कही थी, यहाँ पर कॉर्पसल्स की बात हो रही है। कॉर्पसल्स रेड ब्लड सेल्स की बात। रेड ब्लड सेल काउंट डिक्रीज हो जाते हैं। क्यों डिक्रीज होते हैं, एक तो वहां पर जो प्लाज्मा है, फ्लूइड है, वो बढ़ जाता है। और दूसरा चीज ये कि जो रेड ब्लड सेल काउंट है वो मदर की तरफ भी सप्लाई, बच्चे की तरफ भी सप्लाई जा रही होती है। तो इसकी वजह से रेड सेल काउंट कम होते हैं, मदर अनीमिया की तरफ जा रही होती है। यही रीजन है कि हम सेकेंड ट्राइमेस्टर से टिल डिलीवरी तक माँ को आयरन टेबलेट देते रहते हैं ताकि मदर में अनीमिया ना हो, एचपी लेवल कम ना हो। हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है। एचबी एचबी क्यों कम होता है, इसी वजह से कम होता है कि ब्लड जो रेड कलर होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है ना। अब हीमोग्लोबिन तो उसमें था लेकिन उसके अंदर आपने बहुत सारा पानी डाल दिया, तो पानी डालने की वजह से जो हीमोग्लोबिन का कलर होता है वो कम हो जाता है, उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है। इसकी एग्जांपल हम लेते हैं शरबत से। जैसे आपने नोरस रेड कलर का नोरस शरबत लिया है, एक गिलास में पहले आपने आधा गिलास पानी लिया था और उसमें आपने 2 टेबल स्पून जो है नोरस शरबत ऐड किया, तो वो रेड रेड कलर का खिलता खिलता कलर था। तो वो एक नॉर्मल कंसंट्रेशन थी। अब आपने उसके उसी 2 स्पून टेबल उसके अंदर 2 टेबल स्पून ही नोरस था लेकिन आपने एक गिलास पानी और ऐड कर दिया, तो अब उसका कलर में चेंज आएगा, उसकी कंसंट्रेशन में चेंज आएगा। तो यही एग्जाम्पल ब्लड की भी होती है। तो एक्स्ट्रा जो फ्लूइड बन जाता है तो उसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन होती है वो कम हो जाती है। प्लाज्मा फोलेट फोलिक एसिड डिक्रीज। प्लाज्मा के अंदर फोलिक एसिड होता है, फोलिक एसिड की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है। और फोलिक एसिड बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है शुरू के 3 महीनों में। तो फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है, नॉर्मल प्रेगनेंसी का चेंज है। इसी वजह से हम शुरू के 3 महीने माँ को फोलिक एसिड देते हैं। तो ये दो चेंज हो गया। तीसरा चेंज है कार्डियोवेस्कुलर चेंज। कार्डियोवेस्कुलर चेंज अपने नाम से बता रहा है कि ब्लड वेसल्स और हार्ट में चेंज आना। ये सारे चेंजेस नॉर्मल है जो हर एक जितनी भी फीमेल प्रेग्नेंट होंगी उन सब में ये चेंजेस जरूर आएंगी। इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड बाय 20%। ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। दो रीजन है इसके, एक रीजन ये कि बच्चे को भी सप्लाई जानी है इसलिए मदर की बॉडी में ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है। दूसरा रीजन ये है कि मदर के अपना मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है, मेटाबॉलिक रेट बढ़ने की वजह से ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है। और एक और भी रीजन है वो ये है कि हीमोग्लोबिन एचपी जो होता है हीमोग्लोबिन होता है ना, और हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करके ओवरऑल बॉडी टिश्यूज में सप्लाई करता है ऑक्सीजन को। तो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कम होने की वजह से बॉडी में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो ये एक नॉर्मल चेंज है, मदर को ऑक्सीजन की ज़्यादा 20% ज़्यादा नीड होती है। ब्रेथलेसनेस ड्यू टू हाइपरवेंटिलेशन एंड एलिवेशन ऑफ डायाफ्राम। ब्रेथलेसनेस, माँ को सांस लेने में तकलीफ होती है, क्यों? क्योंकि हाइपर वेंटिलेशन हो जाता है। वेंटिलेशन कम कैसे होता है, अब ये यूट्रस है, बच्चेदानी है, ठीक है। यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, डायाफ्राम। डायाफ्राम वो मसल है जो एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी को एक दूसरे से क्या करता है, सेपरेट करता है। यहाँ क्या पड़े हुए हैं, ये लंग्स पड़े हुए हैं और बीच में क्या पड़ा हुआ है, हार्ट पड़ा हुआ है। ऐसे ही ये समझ जाए कि हार्ट है, ये लंग्स है। अब ये यूट्रस क्या है, नीचे है, लेकिन जैसे जैसे यूट्रस बढ़ता है तो यूट्रस इस डायाफ्राम को पुश करता है, डायाफ्राम सप्रेस होता है और सप्रेस करता है किसको, लंग्स को, और हार्ट पर प्रेशर डालता है। तो ये यही कह रहे हैं कि हाइपर वेंटिलेशन होती है, एलिवेशन ऑफ डायाफ्राम। डायाफ्राम एलिवेट होता है तो वो हार्ट को और लंग्स को सप्रेस करता है, जिसकी वजह से ब्रेथलेसनेस होती है, सांस लेने में मसला होता है माँ को। टिश्यू एंड ऑर्गन अवेलेबिलिटी टू प्लासेंटा इम्प्रूव। वही बात है कि प्लासेंटा और टिश्यू और ऑर्गन को जो ब्लड सप्लाई जानी होती है तो वो भी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है इसी वजह से, क्योंकि प्रेगनेंसी में ब्लड का
जो फ्लो होता है वो इंक्रीज होता है इसी वजह से कि बच्चे को भी सप्लाई मिलनी है और जो ग्रोइंग ऑर्गन्स माँ के अपने होते हैं, यूट्रस हो गया तो उसको भी सप्लाई अच्छी मिलनी होती है, हाई अमाउंट में मिलनी होती है। तो कार्डियोवास्कुलर में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ज़्यादा एक्टिवेट होता है, ज़्यादा काम करता है, वर्कलोड बढ़ जाता है हार्ट पर और ब्लड वेसल्स पर। नंबर 4 पर है यूरिनरी ट्रैक एंड रीनल फंक्शन चेंजेस। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज होता है, हर फीमेल में होता है। ब्लड फ्लो ऑफ रीनल आर्टरी इंक्रीज 60 टू 70%। रीनल आर्टरी वो आर्टरी जो किडनीज को ब्लड सप्लाई करती है उसका फ्लो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? इस वजह से बढ़ जाता है क्योंकि बच्चा जब यूट्रस में होता है, इंट्रायूट्राइन होता है, तो बच्चा खुद से अपने लिए कोई भी चीज़ रेडी नहीं करता। ना तो वो अपने वेस्ट मटेरियल को खुद से एक्सक्रीट आउट करता है, ना वो अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट या ऑक्सीजन को खुद से लेता है। वो हर चीज़ माँ से ले रहा होता है और माँ को दे रहा होता है। मतलब कि न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन माँ से ले रहा होता है प्लासेंटा के ज़रिए और अपनी बॉडी का वेस्ट मटेरियल माँ को वापस दे रहा होता है। तो मदर की जो किडनीज़ होती हैं वो अपना भी मदर की बॉडी का भी वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट आउट कर रही होती है और बेबी का भी वेस्ट मटेरियल। तो रीनल आर्टरी का जो ब्लड फ्लो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इंक्रीज 50%। 50% जो है ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है? फिल्ट्रेशन का वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो फिल्टर हो जाता है। किडनी के अंदर हमारा सिस्टम होता है, एक फिल्ट्रेट लगा हुआ होता है। जिस तरह से हम चाय के स्टेनर को स्टेन करते हैं ना, पत्ती अलग हो जाती है और चाय नीचे प्लेन निकल आती है। इसी तरह हमारी किडनी में भी एक सिस्टम होता है, ग्लोमेरुलर फिल्टर लगा हुआ होता है इस तरह से। तो जब ब्लड आता है रीनल आर्टरी से तो इस फिल्टर के अंदर से गुजरता हुआ जाता है। अब इसके अंदर से जो हमारे पास यूरिया वेस्ट मटेरियल होता है, ब्लड का यूरिया, क्रिएटिनाइन, यूरिक एसिड, तो ये चीज़ें इस फिल्ट्रेशन से नीचे स्टेन होकर किडनी में आ जाती है और जो ब्लड क्लियर साफ ब्लड होता है वो वापस बॉडी में चला जाता है और इस फिल्ट्रेट से ये जो डिस्चार्ज मटेरियल होता है किडनी में आता है और यूरिन की फॉर्मेशन में बनकर यूरिन के जरिए बाहर निकल आता है बॉडी से। तो माँ की बॉडी का कह रहे हैं कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन 50% इंक्रीज हो जाता है। क्लीयरेंस ऑफ मोस्ट सब्सटेंस इज इनहेंस। वही बात है कि सब्सटेंस को जो क्लीयरेंस करना है, फिल्टर करना है, वो बढ़ जाती है क्योंकि माँ की अपनी बॉडी भी है और बच्चे की भी वेस्ट मटेरियल ऐड हो जाते हैं। प्लाज्मा क्रिएटिनाइन यूरिया रिड्यूस्ड। प्लाज्मा में जो यूरिया और क्रिएटिनाइन होता है वो कम हो जाता है। ग्लाइकोज यूरिया इज नॉर्मल। ग्लाइकोज यूरिया क्या होता है? प्रेगनेंसी में ग्लाइकोज यूरिया अगर आ जाता है तो ये नॉर्मल नहीं होता, ये एबनॉर्मल होता है। ये डायबिटीज को इंडिकेट करता है, यूरिन में ग्लूकोज का आना। प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड ग्लूकोज लेवल भी बढ़ जाता है। तो क्यों बढ़ती है ये सारी चीज़ें? ये सारी चीज़ें इसलिए बढ़ती हैं कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल होता है ये नहीं, बहुत ज़्यादा लेवल में भी नहीं होना चाहिए। तो प्रेगनेंसी में तो ये ज़्यादा लेवल में रहता है क्योंकि अगर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन कम होगा तो प्रेगनेंसी खत्म हो सकती है, मिसकैरेज अबॉर्शन हो सकता है। तो इसीलिए इनका होना ज़रूरी है। अब क्या होता है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का हाई लेवल जो है पैंक्रियाज को अफेक्ट करता है और पैंक्रियाज जो है बीटा सेल्स की प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करता है और ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा होता है मदर की बॉडी में तो ग्लाइकोज यूरिया जो है समटाइम नॉर्मल भी हो सकता है। अगर आ रहा है ग्लूकोज यूरिन में आ रहा है तो प्रेगनेंसी के चेंज की वजह से आ रहा है। फिर हम फर्दर अगर आरबीएस करवाएं और फर्दर लैब्स करवाएं उसमें नॉर्मल है तो मतलब ठीक है, अगर उसमें भी प्रेजेंट आ रहा है तो फिर मदर को डायबिटीज हो सकती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सचरेशन इंक्रीज ड्यू टू प्रेशर ऑफ यूट्रस ऑन ब्लैडर। ये कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सचरेशन बार बार यूरिन का आना नॉर्मल होता है। क्यों नॉर्मल होता है? क्योंकि यूट्रस का जो प्रेशर है वो ब्लैडर के ऊपर रहता है। यहाँ पर पिक्चर में भी आपको शो हो रहा है कि देखो यूट्रस का सारा प्रेशर किसके ऊपर है? ये नीचे ब्लैडर पड़ा हुआ है, ब्लैडर के ऊपर प्रेशर। तो इस प्रेशर की वजह से थोड़ा सा भी यूरिन बनता है तो माँ को फील होता है, बार बार वो फिर वॉशरूम जाती है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ पिक्चरेशन बार बार यूरिन का आना नॉर्मल है क्योंकि यूट्रस का प्रेशर पड़ता है ब्लैडर के ऊपर। alimentary सिस्टम चेंजेस एंड गैस्ट्रिक चेंजेस। alimentary ये जीआई ट्रैक की चेंजेस का बता रहे हैं कि क्या चेंजेस आती है। तब गम्स बिकम स्पंजी। गम्स जो होती हैं वो स्पंजी हो जाते हैं, समटाइम ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो ये नॉर्मल होता है। क्यों नॉर्मल होता है?
अक्सर मदर में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी हो जाती हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से गम ब्लीडिंग होती है और गम स्पंजी होते हैं। हमने जैसे कहा कि ब्लड सप्लाई वेस्कुलरिटी बढ़ जाती है मदर की बॉडी में और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी तो फिर वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है। द लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर इज रिलैक्स हार्ट बर्न। मदर का हमारे पास जो जीआई ट्रैक होता है, जीआई ट्रैक में स्फिंक्टर होते हैं। एक स्फिंक्टर जो होता है आपका इसोफिगस और जहाँ स्टमक शुरू हो रहा होता है, यहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है। ये स्फिंक्टर क्या करता है, जब हम खाना खाते हैं, खाना स्टमक में चला जाता है तो ये स्फिंक्टर बंद हो जाता है। ये स्फिंक्टर इसलिए बंद होता है ताकि खाना दोबारा बैकफ्लो होके ऊपर ना जाए। तो एस्ट्रोजन की वजह से नहीं, प्रोजेस्टेरोन की वजह से क्या होता है, ये जो स्मूथ मसल्स होते हैं, इनकी मूवमेंट स्लो हो जाती है। तो ये जो स्फिंक्टर होता है, ये रिलैक्स हो जाता है। ये प्रॉपर तरीके से क्लोज नहीं हो पाता। तो जब खाना खाते हैं तो गैस्ट्रिक या इस खाली मैदा भी हो तो गैस्ट्रिक जूसेस तो बन रहे होते हैं मैदे के अंदर। तो ये जो गैस्ट्रिक जूस होता है या वो खाना जो होता है, ये इस स्फिंक्टर के रिलैक्स होने की वजह से बैक फ्लो करता है, जिसकी वजह से हार्ट बर्न, सीने में जलन होती है। ये नॉर्मल होता है। गैस्ट्रिक सिक्रीशंस इज रिड्यूस, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि डाइजेशन इफेक्टेड होती है। वही हार्मोनल चेंज, सबका रीजन एक ही है, सिर्फ हार्मोनल चेंजेस। इंटेस्टाइनल मस्कुलेचर इज रिलैक्स्ड कॉन्स्टिपेशन। अब इंटेस्टाइनल मस्कुलेचर क्या होती है, गट की मूवमेंट्स होती है, जो इंटेस्टाइन की मूवमेंट, इंटेस्टाइन में पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है ना, वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट की ही वजह से जो फूड होता है वो आगे की तरफ मूव करता है। तो प्रोजेस्टेरोन की वजह से अभी हमने पढ़ा कि स्मूथ मसल्स की मूवमेंट स्लो हो जाती है, तो वो मूवमेंट स्लो होने की वजह से फूड ज़्यादातर इंटेस्टाइन में ज़्यादा टाइम के लिए पड़े रहता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पढ़ते हैं कि जितनी देर तक इंटेस्टाइन में फूड पड़ा रहेगा तो वहाँ से फूड में से वाटर की एब्जॉर्प्शन होती रहेगी। तो जितनी वाटर की एब्जॉर्प्शन होगी उस फूड में से, वो फूड एक्स्ट्रा जो स्टूल की फॉर्म में बनता है वो हार्ड होता रहेगा। तो हार्ड स्टूल होगा तो फिर कॉन्स्टिपेशन होगी। जितनी जल्दी अगर वहाँ पर वहाँ से गुजर जाए फूड, वो फिर वाटरी फूड होता है, वो इजीली फिर पास आउट हो जाता है स्टूल की फॉर्म में। तो कॉन्स्टिपेशन और हार्ट बर्न का होना नॉर्मल चेंज होता है, प्रेगनेंसी में चेंजेस की वजह से होता है। उसके बाद आपके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में भी चेंजेस आते हैं, जैसे कि यूट्रस के साइज का बढ़ना। 8 वीक्स का, ये आपको वीक्स के अकॉर्डिंग यूट्रस की लोकेशन बता रहे हैं कि वीक्स के अकॉर्डिंग यूट्रस नॉर्मल कितना बढ़ता है, आपको पता होना चाहिए। 8 हफ्तों पे यूट्रस कहाँ हमें मिलना चाहिए, 16 हफ्तों पे कहाँ मिलना चाहिए, 20 हफ्तों पे कितना नॉर्मल होता है, 24 हफ्तों में कितना होता है। तो यहाँ पर इसका बताया जा रहा है। अगर 8 वीक्स है तो 8 वीक्स का जो यूट्रस होता है वो हमें फील नहीं होता, क्योंकि 12 वीक्स तक यूट्रस पेल्विस कैविटी के अंदर ही रहता है। टेनिस बॉल की तरह होता है, पल्पेट नहीं कर सकते 8 वीक्स के, 8 हफ्तों के यूट्रस को। 12 वीक्स पर यूट्रस सिम्फिसिस प्यूबिस के ऊपर हल्का हल्का फील होने लग जाता है। 16 वीक्स पर बिटवीन अम्बिलिकल एंड सिम्फिसिस प्यूबिस एंड अम्बिलिकल के बीच बीच में रहता है यूट्रस। 12 वीक्स पर, 20 वीक्स पर फंडस 2 फिंगर बिलो अम्बिलिकल एफएचएस कैन हेयर। फंडस जो होता है अम्बिलिकल के 2 फिंगर्स नीचे होता है 20 वीक्स पर। 24 वीक्स पर कहाँ होता है यूट्रस, 24 वीक्स पर फंडस एट द लेवल ऑफ अम्बिलिकल। अम्बिलिकल के लेवल पर अगर आपको यूट्रस का फंडस मिल रहा है तो वो 24 वीक्स है। 28 वीक्स 2 फिंगर अबव द अम्बिलिकल, अम्बिलिकल से 2 फिंगर ऊपर होगा तो 28 वीक्स। 32 वीक्स में फंडस इज मिड वे बिटवीन अम्बिलिकस एंड जीपी स्टर्नम। जीफॉइड प्रोसेस जो होता है, जीपी स्टर्नम के एंड का पोर्शन वो और अम्बिलिकल के बीच में जो होता है हिस्सा, वो आपका 32 वीक्स वहां तक होता है। 36 वीक्स पे आपका जो है 2 फिंगर बिलो जीपी स्टर्नम, जीपी स्टर्नम से 2 फिंगर नीचे 36 वीक्स कहलाते हैं। 38 वीक्स पे फंडस रीच एट द लेवल ऑफ स्टर्नम, स्टर्नम के लेवल पे फंडस पहुंच जाए तो 38 वीक्स। और 40 वीक्स पे फंडस इन द पेल्विक कैविटी, 40 वीक्स पे जो फंडस होता है वो पेल्विक कैविटी में गिर जाता है। क्यों गिर जाता है वो अभी हम दोबारा से जो हमने थ्योरी देखी इसको हम पिक्चर के जरिए समझेंगे। हमने कहा कि 8 हफ्तों का जो यूट्रस होता है वो पल्पेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो पेल्विक कैविटी में ही रहता है। और फिर 12 वीक का जो है वो यूट्रस वो सिम्फिसिस प्यूबिस से ऊपर पल्पेट होता है। फिर 16 वीक्स का जो होता है वो सिम्फिसिस प्यूबिस और अम्बिलिकल के बीच में होता है, मिड में होता है।
और 20 वीक्स का 2 फिंगर नीचे अम्लाइकस से 2 फिंगर नीचे 20 वीक्स होते हैं और अम्लाइकन लेवल पर 24 वीक्स होते हैं। ठीक है, अब इससे ऊपर हम जाएंगे तो ये आपका होता है जिपॉइड प्रोसेस, जिपी की लास्ट का पोर्शन जिपॉइड प्रोसेस होता है। अब जिपॉइड प्रोसेस और अम्लाइकन के बीच में आपको मिलते हैं 26 वीक्स और जिपॉइड प्रोसेस से 2 फिंगर नीचे आप देखेंगे तो आपको 32 वीक्स मिलेंगे और जिपॉइड प्रोसेस के लेवल पर आपको 38 वीक्स मिलते हैं और 40 वीक्स, ये देखो 38 वीक्स आपको ऊपर मिल रहे हैं और 40 वीक्स नीचे मिल रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि 37 वीक्स तक बच्चा जो है 36-37 वीक्स तक बच्चा कहाँ आ जाता है, नीचे वापस पेल्विक कैविटी के अंदर फिक्स हो जाता है, अपनी जगह हड्डी के अंदर बना लेता है। तो बच्चा नीचे आने की वजह से 40 वीक्स का यूट्रस जो है वो आपका यहाँ पर जिपिस्टर्नम से नीचे आपको मिलेगा। अब एक क्वेश्चन और भी अराइज यहाँ हो सकता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये 40 वीक्स है या 36 वीक्स है, 38 वीक्स है। तो हम पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं, उस दौरान हम एक फंडल ग्रिप लेते हैं जिसे हम कहते हैं पेल्विक ग्रिप। पेल्विक ग्रिप में हम क्या करते हैं, यहाँ से बच्चे के प्रेजेंटिंग पार्ट को पकड़ते हैं और हिलाकर चेक करते हैं, इसे हिलाकर चेक करते हैं। अगर बच्चे का प्रेजेंटिंग पार्ट मूव कर रहा है इसका मतलब बच्चा अभी हड्डी में नहीं आया है, तो इसका मतलब कि वहाँ पर फिर 36 वीक्स होंगे। अगर तो बच्चे का प्रेजेंटिंग पार्ट हम मूव कर रहे हैं और वो नहीं हिल रहा है, इसका मतलब बच्चे का हेड फिक्स हो चुका है और यहाँ पर आपको यूट्रस मिल रहा है, तो वो फिर 40 वीक्स का यूट्रस होगा। आई होप आपको क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। एक्यूरेट आपने फाइंडिंग्स यहाँ से याद करनी है। ठीक है, 20 वीक्स का कहाँ होता है, 8 वीक्स का कहाँ होता है। ठीक है, एंटीनेटल यूनिट में हम डिटेल से पढ़ेंगे पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन को हम कैसे करते हैं। सर्विक्स और वेजाइना में क्या चेंज आता है, सर्विक्स आपके पास बिकम सॉफ्टर एंड swollen in the pregnancy with the result vaginal secretion, down mucus gland become descended and secrete mucus which form mucus plug that is expelled in labor as they show। बिल्कुल, सर्विक्स क्या होती है, सॉफ्ट हो जाती है और स्वॉलन होती है प्रेगनेंसी में। क्यों? क्योंकि वेजाइनल सिक्रेशंस बढ़ जाती है प्रेगनेंसी में। वेजाइनल सिक्रेशंस एस्ट्रोजन की वजह से बढ़ती है, एस्ट्रोजन वेजाइना में सिक्रेशंस प्रोड्यूस करता है। तो ये कह रहे हैं म्यूकस प्लग, ये म्यूकस प्लग क्या होता है, ये यूट्रस होती है और ये सर्विक्स है और नीचे वेजाइना स्टार्ट होती है। ये जो सर्विक्स की लेंथ होती है ना, इसके अंदर खाली स्पेस होता है, इसी ये सर्विक्स के खुलने के बाद ही बच्चा बाहर आता है। अब प्रेगनेंसी में क्या होता है, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो जब प्रेगनेंसी हो जाती है, अंदर बच्चा पड़ा हुआ होता है, तो इस बच्चे को अंदर सेफ रखने के लिए प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, ये जो म्यूकस प्लग इसके अंदर एक डिस्चार्ज होता है ट्रांसपेरेंट कलर का, उस म्यूकस प्लग को थिक कर देता है, इतना थिक कर देता है कि ये रास्ता पूरा ब्लॉक हो जाता है और 9 मंथ तक बच्चा अंदर सेफ रहता है। और जैसे ही प्रेगनेंसी आती है, डिलीवरी का टाइम आता है, बच्चा जैसे जैसे नीचे आता है तो सर्विक्स के ऊपर जोर देता है और सर्विक्स पर जोर देने से सर्विक्स के मसल स्ट्रेच होते हैं और यहाँ से फिर एक और हार्मोन रिलीज होता है जिसे प्रोस्टाग्लैंडिन कहते हैं और ये प्रोस्टाग्लैंडिन इस म्यूकस प्लग को थिन करना, वापस से पतला करना शुरू करता है, जिसकी वजह से ये पतला होते होते यहाँ से रास्ता बनता है और ये बच्चेदानी का मुंह, यूट्रस सर्विक्स का मुंह खुलता है और बच्चा फिर डिलीवर होकर बाहर आ जाता है। ये आपको सर्विक्स का चेंज बता रहे कि म्यूकस प्लग ठीक हो जाता है और ये एक्सपेल होता है डिलीवरी के टाइम पर। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, सर्विक्स में ये चेंज आती है। वेजाइना में क्या चेंज आती है, वेजाइना म्यूकोजा बिकम थिकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वेजाइना म्यूकोजा प्रेगनेंसी में थिक हो जाता है। वेजाइनल discharge during pregnancy increase due to increased dissemination of the superficial vaginal mucosal cells। अब ये जो वेजाइना का म्यूकोसा होता है उसके सेल्स में जो है आपके पास इनके जो सेल्स होते हैं वो इनमें डिस्चार्ज बढ़ जाता है, ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज बढ़ता है, क्योंकि एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन की वजह से वेजाइनल ड्राइनेस कम रहती है और वेजाइना में सिक्रीशन और लुब्रिकेशन परमानेंट रहती है। तो एस्ट्रोजन के ज़्यादा होने की वजह से प्रेगनेंसी में वेजाइना के डिस्चार्ज बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। मेटाबॉलिक चेंजेस में क्या होती है, मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है क्योंकि हर एक चीज़ की मेटाबॉलिज्म बढ़ जाती है, लिवर अपना काम बढ़ाता है, किडनीज अपना काम बढ़ाती है, पेंक्रियाज का वर्कलोड बढ़ जाता है, माँ और बच्चे दोनों को सप्लाई मिलनी है, माँ के ऑर्गन की बॉडी सप्लाई खुद ज़्यादा हो जाती है।
इंक्रीज इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस इसलिए बढ़ती है क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है वो बीटा सेल्स की प्रोडक्शन को स्टॉप कर देता है, जिसकी वजह से मदर को प्रेगनेंसी में शुगर होने का खतरा बढ़ता है, जिसे हम जीडीएम गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। इंक्रीज फैट डेपोजिशन, फैट डेपोजिशन भी बढ़ जाती है, जो हम डिस्कस कर चुके थे। फैट डेपोजिशन क्यों बढ़ती है? इस वजह से बढ़ती है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है, तो मदर की बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है और एक्स्ट्रा ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में, फैट की फॉर्म में बॉडी में जमा होता रहता है। इंक्रीज रिक्वायरमेंट फॉर कैलोरीज 300 पर डे एंड अप टू 600 पर डे फॉर एक्सरसाइजिंग वुमेन। ये कह रहे हैं कि जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो भी 300 पर ग्राम बढ़ जाती है डेली की। अगर एक फीमेल एक्सरसाइज भी कर रही है या कोई एक्टिविटीज कर रही है तो उसके लिए 600 और रेस्टिंग मदर के लिए 300 एक दिन में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो बढ़ जाती है। डिक्रीज मैटरनल कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइजेशन शेयरिंग फॉर फ्यूचर यूज। मदर की जो कार्बोहाइड्रेट की यूटिलाइजेशन होती है वो कम हो जाती है। क्यों कम होती है? क्योंकि बच्चा भी वो उसको यूज करता है कार्बोहाइड्रेट को। तो ये आपकी कुछ चेंजेस थी जो प्रेगनेंसी में हर एक फीमेल के साथ होती हैं। आपका ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, या तो आपने ये चेंजेस लिस्ट करनी होती है या आपसे कुछ दो तीन पूछी जाती है कि ये क्यों होती है, तो आपने ये याद जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।